दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए समान नागरिक संहिता को देश के लिए जरूरी बताया था। कांग्रेस समेत तमाम दल यूसीसी के खुलकर विरोध में आ गए हैं। यूसीसी का मतलब है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो, यानी हर धर्म, जाति, लिंग के लिए एक जैसा कानून। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि सभी पार्टियों ने यूसीसी पर अपने क्या राय रखी है और मुस्लिम स्कॉलर का इसमें क्या कहना है। आज तुम्हारे ही नेताओं के ऊपर और तुम्हारे ही लीडरों के ऊपर गटर छापो। मुसलमान भाइयों, आपकी भी तवज्जो चाहूंगा कि गटर छापो के नेताओं के ऊपर इनकी एहसान फरामोशी जो ये करते हैं उसके ऊपर वीडियो बना के लाया हूं, कंटेंट बना के लाया हूं और दिखा रहा हूं कि ये किस हद तक दोगले हैं, किस हद तक कमीन हैं, किस हद तक जलील हैं। कभी कभी मैं परेशान हो जाता हूं, सोचता हूं कि जलालत इसके नीचे और नहीं जाएगी, पर चली जाती है। तो पहले कुछ ऐसे थोड़े से अंश, अब अमेरिका को लेके तो इनकी बहुत सुलगाली, बहुत जलाली, बहुत पेट्रोल डाल दिया। आप थोड़े इजिप्ट के अंश देख लेते हैं, जो अमेरिका की विजिट के बाद प्रधानमंत्री जी को इजिप्ट में, अरे प्रधानमंत्री क्या, प्रधानमंत्री यानी भारत का प्रतिनिधि। तो मैं ये क्यों बोलूं कि प्रधानमंत्री को सम्मान मिला, मैं तो इस नजरिए से देखता हूं कि भारत को, हिंदुस्तान को, इंडिया को सम्मान मिला और ये सम्मान ही इनकी जलाता है, ये सम्मान ही इनकी चिढ़ पैदा करता है, इनके अंदर नहीं। समझ जाओ, पेट्रोल छिड़कता है। तो पहले कुछ सम्मान के अंश देख लेते हैं, उसके बाद विश्लेषण इनके दोगलेपन पर और इनके कमीनपन पर। किसके? गटर छापों के। तो साहब, इजिप्ट का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ द नाइल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। इसके बावजूद मिस्र के जो चीफ मुफ्ती हैं उन्होंने सम्मानित किया, तरह तरह के उपहार दिए, तरह तरह के मोमेंटो दिए और ये सब देख के गटर छापों के आग लग गई। पहले अमेरिका में आग लगी, फिर यहां आग लगी। अब इस आग लगने के चलते जो एक बार पुनः इनके अंदर से दोगलापन बाहर निकल के आया, उससे आज आप लोगों को रूबरू कराऊंगा। साहब को सुन लेते हैं। चेहरे पर तपन देखिए, चेहरे पर चिढ़ देखिए। चिढ़ पता है और किस बात की है? एनडीए के साथ अब जो पैट्रियोटिक या डेमोक्रेटिक अलायंस बन रहा है, जिसके लिए मैंने कल प्रोग्राम बनाया था, जिनकी पहली मीटिंग पटना में हुई थी, दूसरी इनकी मीटिंग शिमला में होने जा रही है, उन्होंने इसको लिफ्ट नहीं दी, उस अलायंस में इसको इनवाइट नहीं किया गया। रो रहा था एक प्रोग्राम में, मुझे नहीं बुलाया। अब वो चिढ़ इसके चेहरे पर नजर आ रही है कि 2024 में ये कहां स्पीच देने जाएगा, किसके लिए वोट मांगने जाएगा। इंटरनेशनल लेवल पर 13 अवार्ड मिले, तो उसमें से 6 अवार्ड जो उनको मिले वो मुस्लिम ममालिक से मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 13 अभी तक सिविलियन हाईएस्ट अवार्ड्स मिले हैं अलग अलग देशों में, जो अपने आप में रिकॉर्ड है, जिसमें से 6 मुस्लिम देशों से मिले हैं। अब आप इसकी चिढ़ देखिए और इसका भी बर्क की तरह, जो अभी मैंने आपको दिखाया था, एक आपको किस्सा याद दिलाऊंगा निपुर शर्मा का, और इन लोगों का दोगलापन आपके सामने लाके परोस दूंगा। देखिए। जैसा सऊदी अरब, यूएई, इजिप्ट और शायद नामा याद नहीं आ रहे मेरे को, मैं हमारे मैडम फाइनेंस मिनिस्टर साहबा को बताना चाह रहा हूं, मैडम, फ्रस्ट्रेशन शुरू हो रहा है, इसका फ्रस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। इसकी चिढ़ देखिए, इसके चेहरे पर तपन देखिए। अमरावती के और हिंदुस्तान के मुसलमान को सऊदी अरब के बादशाह से कोई कनेक्शन नहीं। देखा, आ गए औकात पर। पूरा सुनो, फिर बताता हूं। अमरावती के मुसलमान को यूएई के बादशाह से कोई रिश्ता, इजिप्ट के सिसी से हमको कोई मतलब नहीं है। अब आप एंटी नेशनल बात कर रहे हैं। भारत के 20
करोड़ मुसलमानों को ईरान के मुसलमानों से क्या करना, सऊदी अरब के मुसलमानों से, उनके बादशाह से क्या करना, यूएई के बादशाह से क्या करना, इजिप्ट के सरबराह से क्या मतलब, ईरान के वो आयतुल्लाह जो भी है लीडर, उनसे हमको क्या करना है। हम इंडियन मुस्लिम हैं। हम इंडियन मुस्लिम हैं। अब मैं आप लोगों को इसका दोगलापन दिखाता हूं, इस जलील का। अब आप देखिए, परत दर परत दिखाता हूं। जब इन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स दे दिए, तो ये कैसा फड़फड़ा रहा है और कह रहा है हमें वहां से क्या मतलब है। अरे गटर छाप, तुझे सऊदी अरेबिया से ये मतलब है जो एक कन्वर्टेड औलाद को अपने बाप से होता है। तुझ पर अगर वो प्रतिबंध लगा देंगे ना, तो तू हज नहीं कर पाएगा, तू उम्रा नहीं कर पाएगा। उनकी ये औकात है। तू सीधे चश्मे आबे जमजम का निकलता हुआ पानी नहीं पी पाएगा, तेरी ये औकात है। तू अरफात नहीं जा पाएगा, तेरी ये औकात है। तू तवाफ नहीं कर पाएगा काबे शरीफ का, तेरी ये औकात है। तू शैतान को कंकरी नहीं मार पाएगा, जलील इंसान, वो तेरी ये औकात है। इस्लाम का मरकज है वो। शायद जन्नत नसीब ना हो अगर उस मुल्क का बादशाह तेरे को वहां आने का शॉर्ट टर्म वीजा ना दे। सन 70 से लेकर सन 2010 तक हिंदुस्तान की कोई ऐसी बड़ी मस्जिद नहीं बनी, कोई हिंदुस्तान का ऐसा मुसाफिर खाना नहीं बना, कोई बड़ा हिंदुस्तान का ऐसा मदरसा नहीं बना, जलील इंसान, जो वहां की ज़कात के बिना बन गया हो। जलील इंसान, ईद कब बनानी है तो चांद देखने के लिए वहां की रिपोर्ट का इंतजार करते हो। यहां दिखे ना दिखे, वहां अगर दिख गया तो अगले दिन ईद बना लेते हो, क्योंकि वो हमसे एक दिन पहले ईद बनाते हैं बिना चांद देखे। ये है तुम्हारी औकात उनके सामने। और दोस्तों याद करो, मैंने कहा था जब नुपुर शर्मा की बात हुई थी, तो मिडिल ईस्ट के यही मुल्क जिनका ये नाम ले रहा था, उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया था। याद है हिंदुस्तान का मुसलमान इस जलील जाहिले आजम के जाहिले लश्कर के सदस्य कैसे खुश हो रहे थे कि पूरा मिडिल ईस्ट भारत के खिलाफ हो गया है। इसकी एक प्रवक्ता, वो फलक जो यूं करके बोलती है, रिजवान तो बहुत बदतमीज आदमी है, वो क्या कह रही थी, पूरी कौम खड़ी होगी, हिंदुस्तान नहीं पूरे दुनिया का मुसलमान इस देश के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, नुपुर शर्मा के खिलाफ हो जाएगा। तब देखो इन्होंने उनसे कैसी रिश्तेदारी जोड़ी थी, कैसे खुश हो रहे थे, याद है ना आप लोगों को। लेकिन जब वो ही अब मोदी को सम्मान दे रहे हैं तो कह रहा है हमें उनसे क्या मतलब, हमें उनसे क्या मतलब। अरे जलील अज्ञानी इंसान, तू बोल रहा है हिंदुस्तान के मुसलमानों को ईरान से क्या मतलब। वो कोई खोमानी है, किसी शिया भाई के सामने ये बात ना बोल दी जो तेरे मुंह पर जूते ही जूते मारेंगे शिया। आज भी शिया अपने असली धर्म गुरु की जो उनकी चेन है, जो उनकी ट्री है, वो ईरान में जाके रुकती है। आज भी हर शिया के घर में खोमानी की फोटो ड्राइंग रूम में और लिविंग रूम में लगी हुई है। जलील को यही नहीं पता कि ये बोल क्या रहा है, पर क्योंकि आने वाली पटना और शिमला की मीटिंग से इसको निकाल दिया गया है, ये अलग थलग पड़ गया है। ना ये एनडीए का रहा है, ना ये यूपीए का रहा है। यही मुल्क अगर मोदी जी को मिडिल ईस्ट के कंट्रीज इनवाइट करने से मना कर देते, तब तुम गटर छापों की सोशल मीडिया पर और गटर छापों के सरदार और नेताओं की सोशल मीडिया पर पोस्ट देखते, तब वो इन्हीं देशों के लिए कहते कि कितना बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर है, मोदी के मुंह पर चप्पल मारी है, मोदी को जलील कर दिया है, हमें हिंदुस्तानी होने पर शर्म आ रही है। इतने बेशर्म
हैं ये, इनसे मेरा मतभेद नहीं है, इनकी जलालत की वजह से मेरा इनसे मनभेद है। आगे सुनते हैं, मुसलमान से अगर मोहब्बत किसी सरकार को स्टैब्लिश करनी है तो उसे क्या क्या करना पड़ेगा, सुनिए। आपने माइनॉरिटीज का बजट 40%, माइनॉरिटी का फंड क्यों कम किया, माइनॉरिटी को जो सब्सिडीज मिल रही थी वो क्यों कम किया। अब इनकी परिभाषा देखिएगा कि माइनॉरिटी इनके हिसाब से कब मानेगी कि सरकार हमारी इज्जत करती है, सुनिए। जब मुसलमानों से मोहब्बत याद नहीं आई, आपने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को रिस्ट्रिक्ट क्यों किया। जब मुसलमानों से मोहब्बत याद नहीं आई, मौलाना आजाद फेलोशिप को बर्खास्त कर दिया। अब मुस्लिम बच्चे, अक़लियतों के बच्चे बच्चियां ना फेलोशिप कर सकेंगे ना पीएचडी कर सकेंगे। जब मुसलमानों से मोहब्बत याद नहीं आई, मैडम बड़ी मोहब्बत है ना, तो ये CAA का कानून आपने मजहब की बुनियाद पर क्यों बनाया। हाँ, हो गया पूरी बात। अब आप इसका जवाब सुन लीजिए। जो मैंने कल के वीडियो में बोला था, परसों के वीडियो में, मौलाना आजाद फाउंडेशन जो रिसर्च स्टूडेंट्स को वजीफा या स्कॉलरशिप दिया करती थी, अधिकतर माइनॉरिटी के लोग थे, लेकिन माइनॉरिटी का नाम तो सिर्फ एक मखौटा है, अधिकतर उसमें मुसलमान थे। अभी जब 2014 से लेके 2022 तक ये सरकार दे रही थी, तब क्या तुमने माना था वो मुसलमान से मोहब्बत कर रही थी? प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जब ये सरकार दे रही थी तो तुमने क्या तब माना था ये सरकार मुसलमानों से मोहब्बत कर रही थी, जो आज उसका मातम कर रहे हो? पहली चीज। दूसरी चीज, बड़ी खूबसूरती पकड़ के लाया हूं आप लोगों के लिए, खूबसूरत चीज, इनकी भाषा का आप शैली देखिए। इनकी भाषा की शैली, इनके भाषण की शैली, माफ करिएगा, ये बताती है कि जब तक तुम हमें कुछ दोगे नहीं, हम ये नहीं मानेंगे कि तुम हमसे मोहब्बत करते हो। यही है, एग्जैक्ट वही चीज बता रहा हूं। जब तक तुम हमें कुछ दोगे नहीं, तब तक हम नहीं मानेंगे। जब तक तुम हमें दूसरों के बराबर रखोगे, जो कल मैंने संतरे वाला एग्जांपल बताया था कि साहब 2 संतरे थे, एक उसके पास एक मेरे पास, तो साहब आप खुश नहीं हैं। आप ये कहते हैं कि अगर मुझसे मोहब्बत शो करनी है तो मुझे तुम 2 संतरे दो, ये इनकी कंडीशन है। तो जब तक दोगे नहीं, तुमसे खुश नहीं होंगे। और अगर तुम इन्हें कुछ एक्स्ट्रा दे रहे थे, वो ले लोगे, यानी अपीजमेंट अगर करना बंद कर दोगे, तो ये उसको डिस्क्रिमिनेशन कहने लगेंगे। तो आज साबित हो गया जो मैं बोलता था कि गटर छापों का सर्वश्रेष्ठ नेता ये बोल रहा है कि वो दो, अगर तुम नहीं दोगे तो मोहब्बत साबित नहीं होगी। और मजे की बात यह है, जब वो दे रहा था तब भी मोहब्बत साबित नहीं हो रही थी, जब वो नहीं दे रहा तब भी मोहब्बत नहीं साबित हो रही है। तो मैं सिर्फ इस पर कहूंगा कि या तुम बेशरम हो या वो बेशरम है जो तुम्हें देता गया, ये जानते हुए कि तुम इस देने का ना मोहब्बत मानोगे ना एहसान मानोगे। समझ गए ना कौन बेशरम है? जो देता गया ये जानते हुए कि तुम इसके लिए उसका तहे दिल से शुक्रिया नहीं करोगे। फिर बात बोली अगले ने सीए की कि अगर मुसलमानों से मोहब्बत है तो सीए को तुमने धर्म के आधार पर क्यों बनाया? अभी आगे ये एक और बात बोलेगा इंडियन मुस्लिम वाली, वो भी सुनाऊंगा, इन लोगों का दोहरा मापदंड। जब तुमने ये चीज मान ली कि तुम्हारा कहीं के मुसलमान से कोई मतलब नहीं है, तो सीए कानून में बाहर के मुसलमान 6 गैर मुस्लिमों को भारत में इनवाइट किया जा रहा था। इनका मातम ये था कि तुम उन मुल्कों के मुसलमानों को भी करो। अभी तुम बोल रहे हो कि ना ईरान से मतलब, ना इराक से मतलब, ना अरब से मतलब, ना इजिप्ट से मतलब, हमें किसी से नहीं मतलब। तो मेरे भाई, सीए में जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों के लिए उनको भारत में बुलाया जाए, तुम मातम क्यों कर रहे थे? अगर तुम्हें सिर्फ भारतीय मुसलमान से मतलब है और दुनिया के किसी मुसलमान से मतलब नहीं है, तो सीए से परेशानी किया और सीए को विरोध किया, कोई नहीं। लेकिन दोहरा मापदंड है। जब चाहते हैं मुसलमान के रिश्तेदार बन जाते हैं, जब चाहते हैं मुसलमान को अपने आप से अलग कर देते हैं, जब चाहते हैं शरीयत, जब चाहते हैं कुरान और जब चाहते हैं संविधान। आगे सुनिए। ओबामा ने क्या कहा? ओबामा ने कहा था कि भारत के मुसलमानों पे, इजिप्ट के
पीएम ने, प्रेसिडेंट ने क्या कहा इससे मतलब नहीं, ग्रैंड मुफ्ती ने क्या कहा इससे मतलब नहीं, बाइडेन ने क्या कहा इससे मतलब नहीं, किसी ने क्या कहा किसी से मतलब नहीं, लेकिन ओबामा से मतलब निकल आया, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया ओबामा ने सवाल उठाया। इतने बड़े द्रोही हैं ये, राष्ट्रद्रोही लोग, इतने अनैतिक लोग हैं, इतने जलील, इतने घटिया, यानी एक स्पीच में ही रंग बदलते रहते हैं। अगर मैं आप लोगों से कोई झूठ बोलूंगा ना, तो कम से कम उसका अगर खंडन करना होगा या उससे पलट कोई बात करनी होगी, तो यार कम से कम 90 दिन का तो इंतजार करूंगा। यार ज्यादातर लोग तो भूल गए, ये इतने जलील हैं कि एक ही भाषण में 4-5 मिनट के अंदर 2-3 बातें बोल देते हैं जो एक दूसरे की काट कर रही होती हैं। किसी से मतलब नहीं था, ठीक है, लेकिन ना बर्क को ना इनको, लेकिन अब ओबामा से मतलब हो गया। अब सुनिए कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, ये देश के लिए ठीक नहीं है। मैं तो पहली मर्तबा देखा मोदी जी को चाय कप में डालते हुए, चाय पिलाए और चाय पिला के बोले मैं और ओबामा टूटक बात करते, बोले थे ना, मैं और बोले मैं ओबामा तो ऐसा टूटक माने अरे तुरे से बात करते ना, ये कह रहे चल तो मोदी जी ओबामा ऐसी बात करते, मोदी जी उन्होंने ऐसा बोल दिया, मैं नहीं बोला, ओबामा बोले जिसके आप उनको चाय पिलाए, आपकी चाय का असर नहीं हुआ मोदी जी उनके ऊपर, शायद आपने शक्कर कम डाली थी या दूध ज्यादा डाल दिया था, मगर चाय असर नहीं करी। और यूनाइटेड नेशन की जो काउंसिल है, जो वर्ल्ड फ्रीडम ऑफ रिलीजन को स्टडी करती है, उसका एक्स प्रेसिडेंट ओबामा के लिए क्या बोल रहा है, ये सुनिए। I think the former president should spend his energy complimenting India more than criticizing India. India is the most diverse country in human history. It's not a perfect country, just like the United States is not a perfect country, but its diversity is its strength, and we should be complimenting the largest democracy in the world every chance that we have. So I think it was the time to celebrate a historic visit, rather than जो शब्दावली को लेके बोल रहा है। और मैं एक बात और कह दूं, अभी बात इन्होंने बड़ा अच्छा बोला था कि ये देश मल्टीकल्चरल, हाँ, ये दुनिया में इकलौता देश, अगर आपसे पूछें कोई जिस पे इस धरती पे पाए जाने वाले सारे धर्म पाए जाते हो, तो वो सिर्फ भारत है। यदि आपसे पूछें कि वो पारसी जो अपनी जमीन से मिट गए, वो अगर फल फूल रहे किसी देश में, तो सिर्फ भारत है। यदि वो कोई एक देश जहां पर कि यहूदियों के साथ कोई अत्याचार नहीं हुआ, तो वो सिर्फ भारत है। और बताऊं, अगर कोई एक देश जहां इस्लाम के सारे फिरके पाए जाते हैं, तो वो कोई मुस्लिम देश नहीं है, वो सिर्फ भारत है। वो कोई एक देश जहां मस्जिदों में धमाके नहीं होते, वो सिर्फ भारत है, और वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये हिंदू बाहुल्य देश है। आपको आधा कंफ्यूजन है, यानी भारतीय संविधान यदि ये कहता है, भारतीय कानून ये कहता है कि हत्या के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों को 14 साल की सजा होनी चाहिए, चोरी के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों को 6 महीने की सजा होनी चाहिए। ये नहीं कि मुसलमान का हाथ काट दिया जाए और मुसलमान की गर्दन काट दी जाए और हिंदू को 14 साल की सजा दे दी जाए। क्या ये डिफरेंस है हमारे यहाँ? नहीं है ना। तो फिर सिविल कानूनों में भी यदि हिंदू एक विवाह करता है तो मुसलमान को भी एक विवाह की अनुमति मिल जाए, बिकॉज यहाँ पर कोई शरीयत नहीं है। यदि हम क्रिमिनल लॉ में समानता की मांग करते हैं, किसी मुसलमान को आप फांसी पर चढ़ा दो, अभी आप विरोध करने लग जाएंगे कि मुसलमान को फांसी पर क्यों चढ़ाया और हिंदू को केवल 14 साल की सजा दी, उम्र कैद की सजा दी। लेकिन जब यहां पर डिफरेंस होता है, जब यहां पर अंतर होता है, तो आप उसकी खुशियां मनाते हैं, जी हमें पॉलीगैमी का अधिकार दो, हमें बहुविवाह का अधिकार दो। तो ये दो नाव की सवारी नहीं चलेगी। एक देश है, एक प्रधान होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए, एक निशान होना चाहिए। और मैं पुनः निवेदन करता हूं प्रभु जी, साहब आप सहमत हैं? किशोर जी,
मैं यहाँ पिछली बार भी आया था यहाँ पर एक व्यक्ति वहाँ पर शर्मानी चाहिए उसे। सुनिए, मैं पिछली बार भी आया था यहाँ पर, एक व्यक्ति वहाँ से खड़ा होकर दाढ़ी रखकर एक महिला के लिए अपमानजनक शब्द कहता है। आज एक व्यक्ति वहाँ से खड़ा होकर तुम किस समाज से आती हो शुभ्राता जी को ये कह रहे तुम किस समाज से आती हो, जातिवादी राजनीति मत कीजिए, सम्मान करना सीखिए। रहमानी साहब, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं जो फैसला आप कह रहे हैं? मेरा ये निवेदन है। और मैं मुस्लिम सर एक बात और, अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तब भी ये टोपी लगाने का अधिकार मुझे रहेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा, दाढ़ी रखने का अधिकार मुझे रहेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा, नमाज पढ़ने का अधिकार मुझे रहेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा, मुझे रोजा रखने का, हज करने का अधिकार रहेगा। मुसलमानों को मिसगाइड करना बंद कीजिए, तुष्टीकरण की राजनीति करना बंद कीजिए। सियासत में जरूरी है रवादारी समझता है, वो रोजा तो नहीं रखता, अफ्तारी समझता है। एक बार अफ्तार पार्टी में टोपी लगाकर आइए, 5 साल मुसलमान को टोपी पहनाइए, हरकत करना बंद कीजिए। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि सभी पक्षों ने अपनी अपनी बातें रखी। आपका इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा दांव चला है। पीएम मोदी के यूसीसी वाले बयान पर सियासी और धार्मिक बहस छिड़ गई है, जहां कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल पीएम मोदी पर राजनीतिक लाभ के लिए यूसीसी का इस्तेमाल करने का आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले लॉ कमीशन ने भी धार्मिक संगठनों और जनता से 15 जुलाई तक यूसीसी पर अपनी राय मांगी है। ऐसे में धार्मिक संगठन भी यूसीसी के पक्ष विपक्ष में अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। यूसीसी को लेकर सभी धर्म के लोगों में भी इस बात की भी चर्चा शुरू हो गई है कि इनके निजी कानूनों पर इसका क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी क्या है। दोस्तों, यूसीसी का मतलब है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो, यानी हर धर्म, जाति, लिंग के लिए एक जैसा कानून। अगर सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में भी सभी नागरिकों के लिए एक जैसा नियम होंगे। समान नागरिक संहिता भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 का हिस्सा है। संविधान में इसे नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।